अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दैनिक जीवन में पीएच के महत्व लिखिए, कि जो हमारा डेली रूटीन है, हमारी डेली लाइफ है, उसके अंदर पीएच के क्या क्या महत्व हैं। तो ये 5-6 महत्व हैं हमारे पीएच के हमारे दैनिक जीवन में। एक एक को पढ़ेंगे ध्यान से। तो देखो, पहला पॉइंट तो ये है कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर को एक सही तरीके से काम करने के लिए जो हमारे शरीर की पीएच होनी चाहिए, वो हमारे शरीर की पीएच होनी चाहिए 7 से लेकर 7.8। अगर इस रेंज में हमारे शरीर की पीएच है तो हमारा शरीर क्या करता है, एकदम सही काम करता है। मतलब कहना पड़ेगा कि 7 पे होता है उदासीन और 7 से ऊपर होता है क्षारीय। मतलब हमारे शरीर का जो मोस्टली पार्ट होना चाहिए ना, वो क्षार टाइप का होना चाहिए। और देखो, हमारे शरीर में ना जो हर जगह घूमता है वो ब्लड घूमता है। कौन घूमता है? ब्लड। और जो ब्लड होता है ना, ब्लड की पीएच होती है 7.4, मतलब ब्लड क्षारीय प्रकृति का होता है। अब पूरे शरीर में हमारे में कौन फ्लो कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पूरी की जो बॉडी की पीएच देखी जाएगी वो क्षार के रूप में मानी जाएगी। तो इसलिए अगर हमको कहना है कि हमारा शरीर सही तरीके से वर्क कर रहा है तो हमारी जो बॉडी की पीएच होनी चाहिए उसकी रेंज डिसाइड की गई है कितनी? 7 से 7.8। अगर शरीर की पीएच 7 से कम हो जाती है तो हमारे शरीर में अम्लीय प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। और 7.8 से ज़्यादा पीएच हो जाती है तो फिर उसके भी अलग नुकसान होते हैं। तो इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं, शरीर को सही रूप से चलने के लिए शरीर की पीएच का मान 7 से 7.8 होना चाहिए। तो ये था हमारा पहला उपयोग, पहला महत्व। अब पढ़ेंगे दूसरा महत्व। ये बहुत मोस्ट सवाल है, आने के पूरे चांसेस हैं, और ये है अम्लीय वर्षा। अब हम सीखते हैं कि आखिर अम्लीय वर्षा का मतलब क्या है, और जब ये अम्लीय वर्षा हम पढ़ रहे हैं तो इसका हमारे दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो देखो, वर्षा के आगे एक वर्ड जुड़ गया जिसका नाम है अम्लीय। मतलब जो अब की बार हमारे यहाँ वर्षा होने वाली है वो अम्ल की वर्षा होने वाली है। किसकी वर्षा होने वाली है? अम्ल की वर्षा। इसका मतलब क्या है? मान के चलो ये हमारा वायुमंडल है, और वायुमंडल में आज क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। आज क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। जब वर्षा हो रही है तो सिंपल जल नीचे आएगा। तो सिंपल नीचे क्या आएगा? जल आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे वायुमंडल में है ना, अम्ल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बहुत सारे अम्ल बन जाते हैं। तो अब जब वर्षा का जल नीचे गिरेगा ना, तो वर्षा का जल नीचे गिरते गिरते किसको अपने में घोल लेगा? इन अम्लों को अपने अंदर क्या कर लेगा? घोल लेगा। तो क्या अम्ल अब ये जल के अंदर घुल जाएगा तो क्या ये जल अम्ल वाला नहीं हो जाएगा? और नीचे क्या कहोगे कि अब जो नीचे गिर रहा है वो अम्ल वाला जल गिर रहा है। और अम्ल वाला जल जब नीचे गिरेगा तो अपन ऐसी वर्षा को क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर वायुमंडल में अम्ल कहाँ से आए, ये जाने। वर्षा होगी, अम्ल होगा तो अम्ल नीचे आएगा, अम्लीय वर्षा होगी। लेकिन वायुमंडल में अम्ल बने कैसे? तो देखना, हमारे यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे उद्योग हैं, बहुत सारे कल कारखाने हैं, हमारी बाइक हैं। इन सब के साइलेंसर से बहुत हानिकारक क्या निकलती हैं? गैसें निकलती हैं। अब भाई कैसे निकलती हैं हानिकारक गैसें? कैसे बनती हैं? देखो, वातावरण में कार्बन तत्व भी होता है, वातावरण के अंदर सल्फर तत्व भी होता है, वातावरण के अंदर नाइट्रोजन तत्व भी होता है। ये तीनों तत्व वातावरण के अंदर उपस्थित होते हैं। अब तुम ये भी जानते हो कि वातावरण में तो ऑक्सीजन गैस भी होती है। कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस। ये तत्व इन ऑक्सीजन गैस से क्रिया कर लेते हैं। और हमने सीखा है कि जब भी कोई तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसके पीछे O आता है, और जब भी पीछे O जुड़ता है तो हम उसके पीछे क्या लगाते हैं? ऑक्साइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑक्साइड। तो CO2 से क्रिया करके बना लेगा CO2, SO2 से क्रिया करके बना लेगा SO2, NO से क्रिया करके बना लेगा NO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये तीनों गैसें बन जाएंगी हमारे वातावरण में। किससे बनी? इन तीनों रसायनों की वजह से। ये तीनों रसायन कहाँ से वातावरण में आते हैं? कल कारखानों से, गाड़ी के साइलेंसर से, धुएं से। अब जब ये तीनों आते हैं ना कारखानों के धुएं से, साइलेंसर से, तो ये विषैले होते हैं। कैसे होते हैं? विषैले। जब ये तत्व ही विषैले होते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करके जो ये ऑक्साइड बनाए हैं, तो ये ऑक्साइड भी कैसे बनने वाले हैं? विषैले बनने वाले हैं। तो इन शॉर्ट हमारे वायुमंडल के अंदर ये विषैले क्या आ चुके हैं? ऑक्साइड आ चुके हैं। विषैले क्या आ चुके हैं? ऑक्साइड। अब ध्यान से सुनना, अब जैसे ही वर्षा होगी तो जो ये जो सारे ऑक्साइड है ना, ये वर्षा के जल से क्रिया कर लेंगे। किससे क्रिया कर लेंगे? वर्षा के जल से।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनी सीख गए। जब वर्षा होगी तो ये वर्षा के जल से क्रिया कर लेंगे, और जब ये ऑक्साइड वर्षा के जल से क्रिया करते हैं ना तो फिर ये बनाते हैं अम्ल। क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। और जब ये अम्ल बन जाएंगे और यही अम्ल पानी के साथ नीचे गिरेंगे तो फिर हमको क्या कहना पड़ेगा? अब कौन सी वर्षा हो रही है? अम्लीय वर्षा हो रही है। तो दोबारा से एक बार, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन जहरीले तत्व, ये वैसे हर बार जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन वातावरण में जहरीला क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कल कारखानों और गाड़ियों के साइलेंसर से निकले हैं। इन्होंने वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाए? इन्होंने ऑक्साइड बनाए। अब ये ऑक्साइड में विषैले हो गए। अब जब वर्षा हुई तो इन ऑक्साइड ने क्या कर दिया? जल से क्रिया करी, और जल से क्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं? ये अम्ल बनाते हैं, और यही अम्ल फिर पानी के साथ नीचे आएंगे, और ऐसी वर्षा को अपन लोग क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब भाई इससे नुकसान क्या होता है? अब एक चीज़ और देखना। अब भाई इस हिसाब से तो हमको ये कहना चाहिए कि सर जब भी वर्षा होती है तो भाई वायुमंडल के अंदर अम्ल तो पहले ही होते होंगे। ऐसा थोड़ा है कि वायुमंडल के अंदर अम्ल तभी बनते हैं जब कुछ स्पेशल बात होती है। नहीं, हर समय वायुमंडल के अंदर भाई क्या होते हैं? हानिकारक तत्व होते हैं। तो हर टाइम वो O2 से क्रिया करके क्या बनाते होंगे? ऑक्साइड बनाते होंगे। और वायुमंडल में जल की नमी तो होती है, तो वायुमंडल में तो अम्ल हमेशा बने रहते हैं। तो फिर इस हिसाब से तो जब हमेशा कोई सी भी वर्षा होनी चाहिए तो हर एक वर्षा को अपन को अम्लीय वर्षा ही कहना चाहिए। लेकिन अपन हर वर्षा को अम्लीय वर्षा थोड़ा कहते हैं। तो आखिर एग्जैक्ट कौन सी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहें? जब वातावरण में अम्ल इतने ज़्यादा हो जाए, जब अम्ल ज़्यादा हो जाएंगे तो हमने पढ़ा है अम्लीयता बढ़ती है, तो pH क्या हो जाती थी? घटती थी। याद आ रहा होगा ना ये साथ, जैसे जैसे pH घटती जाती थी अम्लीयता बढ़ती जाती थी। तो वातावरण में जब अम्ल बहुत ज़्यादा हो जाए तो तुम क्या कहोगे? अम्लीयता बढ़ रही है। अम्लीयता बढ़ रही है तो कौन घट रही है? pH घट रही है। और जब pH घटते अगर pH का मान किससे कम हो जाए? pH का मान 5.6 से कम हो जाए तो फिर ऐसी वर्षा को तुम क्या कहोगे? अम्लीय वर्षा कहोगे। हर वर्षा के साथ अम्ल नीचे आता है, ध्यान रखना, क्योंकि अम्ल तो बने रहते हैं वातावरण में। तो लेकिन हर वर्षा को अम्लीय वर्षा नहीं कहते। तब कहेंगे जब अम्ल इतने ज़्यादा वातावरण में हो जाए कि जिससे pH घट जाएगी। अम्लता बढ़ती है तो pH घटती है ना, और pH घट से किसके कम हो जाए? 5.6 से कम हो जाए तो फिर ऐसी वर्षा को अपन लोग क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब ये अम्लीय वर्षा बहुत खतरनाक होती है। क्यों? अम्लीय वर्षा के अंदर अम्ल आएगा, वो इमारतों पे गिरेगा, भवनों पे गिरेगा, दीवारों पे गिरेगा, और इन सबको क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, इन सबका क्षरण करता है। तो इमारतें, हमारे भवन, हमारी दीवारें, ये सारी जो झड़ती हैं वो अम्लीय वर्षा के कारण झड़ती हैं। और जो हमारे खेत होते हैं, खेत की भूमि के अंदर भी अम्लीय वर्षा जाएगी। अम्ल क्या करते हैं? फिर हमारी भूमि को बंजर बना देते हैं। और उसके साथ साथ भाई जब अम्लीय वर्षा होगी तो अम्ल वाला पानी जलाशयों में भी तो जाएगा, और जलाशयों के अंदर कौन रहते हैं? जलीय जीव रहते हैं। तो जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचता है। किससे? अम्लीय वर्षा से। अम्ल वाला पानी जल में जाएगा, जलीय जीव सेवन करेंगे, और अम्लीय पानी का सेवन करने से उनका जीवन भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, वो उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो अम्लीय वर्षा के ये नुकसान थे। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट महत्व, पाचन तंत्र में pH का महत्व। चैप्टर नंबर 6 के अंदर अपन पाचन तंत्र पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर हम भोजन खाते हैं तो पचता कैसे है। लेकिन इतना ध्यान रखो, जब भोजन हम खाते हैं तो पहले हमारे मुख में जाता है। मुख में जाने के बाद भोजन जाता है भोजन नली के अंदर। भोजन नली के अंदर जाने के बाद जो हमारा भोजन होता है वो आमाशय में जाता है। इधर ध्यान रखना, खाना जैसी आमाशय में आता है ना तो आमाशय में ना खाना 2 से 4 घंटे तक रहता है। हाँ, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे आमाशय में 2 से 4 घंटे तक रहता है। अब आमाशय के अंदर क्या होता है? आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जो हमने खाना खाया है, जो आमाशय में आया है ना, इसमें ना कुछ मात्रा में क्या होते हैं? जीवाणु विषाणु होते हैं। क्या होते हैं? जीवाणु विषाणु। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कहाँ से निकल रहा है? आमाशय से निकल रहा है। ये क्या करता है? हमारे भोजन में से जीवाणुओं को, किसको? जीवाणुओं को नष्ट करता है, और नष्ट करने के साथ साथ भोजन को पचाता भी है। क्या करता है? पचाता भी है। तो हम सब जानते हैं HCl अम्ल कहाँ से निकलता है? आमाशय से। क्यों निकलता है? भोजन को पचाने के लिए और जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। लेकिन कई बारी क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जितनी मात्रा में निकलना चाहिए ना, उससे अधिक मात्रा में निकल जाता है।
उससे अधिक मात्रा में निकल जाता है। जब अधिक मात्रा में निकल जाता है ना, तो ये क्या करता है, हमारे आमाशय की दीवारों पर अटैक करता है। हमारे आमाशय की दीवारों पर क्या करता है, अटैक करता है। और अटैक करने से हमको हमारे पेट में, आमाशय में क्या होती है, जलन होती है, पेन होता है, मतलब दर्द होता है। और इस स्थिति को कहा जाता है एसिडिटी। आपने सब भी सुना होगा एसिडिटी तो कब होती है, HCl अम्ल निकलना ही चाहिए, भोजन को पचाएगा, जीवाणु को नष्ट करेगा। लेकिन कई बारी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है तो हमारी आमाशय की दीवारों पर अटैक करता है। और अटैक करने के बाद हमारे को पेट में क्या होती है, जलन होती है, पेन होती है। और इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इस चीज़ को कहा जाता है एसिडिटी। अब इससे बचा कैसे जाए। अब देखो एसिडिटी हो गई है, इसका सिंपल सा मतलब है ना कि अम्ल बढ़ गए हैं, अम्ल बढ़ गया है। अब एसिडिटी तभी तो खत्म होएगी जब ये जो अम्ल बढ़ा है इसको तुम कम करोगे। क्या करोगे, कम करोगे। तो तुम खुद सोचो अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए किसको लाया जाए। अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग लाएंगे क्षार को। क्षार को क्यों लाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्षार अम्ल से क्रिया करके ये एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देंगे। जब ये एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देंगे तो क्या अम्ल वाले गुण रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। और अम्ल की वजह से तो जलन हो रही थी और हमको क्या नहीं रहेगी, जलन नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में हमको ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनमें क्षार होता है। वो क्षार अम्ल को नष्ट कर देगा और हमको जलन नहीं होगी। तो क्षार के रूप में हम यूज़ करते हैं, ध्यान रखना वेरी मोस्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका सेवन करते हैं क्योंकि क्षारीय प्रकृति का होता है, ये क्षार होता है ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका सेवन करना चाहिए और इसका सेवन करने से ही क्षार ही तरह काम करके अम्ल को कम करेगा, जलन कम हो जाएगी और इस स्थिति में हम लोग दोबारा से क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो ध्यान रखना क्षार का उपयोग क्यों कर रहे हैं, अम्ल बढ़ गया था, अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो ध्यान रखना। या फिर हमको पीना चाहिए क्या, ORS। ORS में भी क्या होता है, क्षार होता है जो अम्ल के प्रभाव को कम करता है। पढ़ते हैं अब नेक्स्ट, जो ये MgOH का होल ट्वाइस है, इसको ना अपन ने क्या बोला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभी कहा था ना। इनको ना अपन एंटी एसिड भी कहते हैं। एंटी एसिड का मतलब होता है एसिड के एंटी, मतलब एसिड को ख़त्म करने वाले। तो बताओ क्या ये MgOH का होल ट्वाइस एसिड को ख़त्म करने वाला नहीं है, क्योंकि क्षार है, क्षार तो ख़त्म करेगा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एंटी एसिड। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्षार या फिर एंटी एसिड, एसिड को ख़त्म करने वालों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट महत्व, जिसका नाम है दंत क्षय। जिसका नाम क्या है, दंत क्षय। हाँ, जो हमारे दांत में क्या होता है, क्षय होता रहता है। तो हमारे दांत में क्षय कैसे होता है, ध्यान से देखना। जो हम कहते हैं ना दांत में कीड़े लग गए, वास्तव में कीड़े नहीं होते हैं। क्या होता है समझेंगे, देखो जैसे मान लो ये है ना हमारा क्या है, माउथ है। ये हमारा क्या है, माउथ मतलब हमारा मुंह है। अब है ना हमने रात को खाना खाया, तो खाना खाते हैं तो हमारे भाई दांत, मुंह में दांत भी होते हैं, है ना। और खाना खाते हैं तो खाना दांतों के बीच में फंस जाता है। तो मान के चलो ये हमारे दांतों के बीच में खाना फंसा हुआ रह गया, हमने ब्रश नहीं किया या हमने ढंग से मुंह नहीं धोया। तो क्या होता है, जब हमारे मुंह है तो हमारे मुंह में बहुत सारे जर्म्स भी होते हैं, बहुत सारे जीवाणु, विषाणु, वो तो हर जगह होते हैं। तो वो सारे हमारे मुंह में भी होते हैं। तो हमारे मुंह के अंदर जीवाणु थे, विषाणु थे। तुमने खाना खाया, खाना फंसा रह गया, सीधा इस फंसे हुए खाने पर अटैक करेंगे जीवाणु और विषाणु। कौन अटैक करेंगे, जीवाणु और विषाणु। जब जीवाणु और विषाणु इस खाने पर अटैक करते हैं तो खाने का क्या करते हैं, ये अपघटन करते हैं। अपघटन करने का मतलब है उसको खा लेते हैं। तो खाने को कौन यूज़ कर रहा है, जीवाणु और विषाणु। और अपघटन करने के बाद ये पता है हमारे मुंह में क्या करते हैं, अम्लों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अम्लों का निर्माण करते हैं। तो तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे मुंह के अंदर बहुत सारा खाना पड़ा रहेगा तो जीवाणु विषाणु इनसे क्रिया करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, अपघटन करके क्या बनाते जाएंगे, अम्ल बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। तो क्या तुम्हारे मुंह के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ नहीं जाएगी। अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो मैं क्या बोलूँगा, पीएच की मात्रा घट जाएगी, क्योंकि अम्लीयता बढ़ने पर पीएच क्या हो जाती है, घट जाती है। एक स्थिति ऐसी आएगी तुम्हारे मुंह में इतने अम्ल बना देंगे कौन, जीवाणु और विषाणु, कि तुम्हारे जो मुंह की पीएच है वो 5.5 से कम हो जाएगी।
5.5 से कम हो जाएगी। जैसे ही तुम्हारे मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाएगी ना, तो उस स्थिति में जो अम्ल होते हैं ना, ये तगड़े एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्टिव। और इतने एक्टिव होते हैं कि ये हमारे दांतों को, किसको? दांतों को क्या करते हैं? गलाने लगते हैं। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारा दांत, और ये दांत किससे मिलकर बना होता है? इनेमल। एक नंबर में आ सकता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? इनेमल, जिससे क्या बनते हैं? दांत। तो बताओ, इतने कठोर पदार्थ को भी गलाता है कौन? अम्ल। कब? जब इनकी पीएच 5.5 से क्या रह जाती है? कम। कम कब रहती है? जब अम्ल बढ़ जाते हैं। अम्ल कब बढ़ते हैं? जब खाना बचा रह जाता है बहुत ज़्यादा, और जीवाणु विषाणु क्रिया करके क्या बना लेते हैं? अम्ल बना लेते हैं। तो जब मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाए, तो अम्ल इतने प्रभावी हो जाते हैं कि वो हमारे दांत के सबसे कठोर पदार्थ इनेमल को गलाने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि हमको क्या हो चुका है? दंत क्षय हो चुका है, और उस स्थिति में हमको दांत में क्या होता है? दर्द होता है। अब भाई इससे कैसे बचा जाए? सिंपल सी बात है, दंत क्षय तब हुआ है, सुनना, दंत क्षय तब हुआ है जब अम्लों की मात्रा क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो अब भाई अम्लों को घटाना है, तो अम्लों को घटाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? क्षार लाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जो टूथपेस्ट होती है ना, टूथपेस्ट में क्षार होते हैं, तभी तो हम टूथपेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? कि भाई टूथपेस्ट के अंदर होता है क्षार। वो क्षार क्या करेगा? जो हमारे अंदर मुंह के अंदर अम्ल बनते जा रहे हैं ना, तो अम्ल को नष्ट करता रहेगा, नष्ट करता रहेगा। अम्ल को नष्ट करता रहेगा तो मुंह की पीएच 5.5 से कम होएगी नहीं, और जब 5.5 से कम ही नहीं होगी तो वो हमारे जो अम्ल है वो एक्टिव नहीं होंगे। एक्टिव नहीं होंगे तो दांत गलेंगे नहीं। तो इसलिए टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए, या फिर रात को हमको अच्छे से मुंह धोकर या ब्रश करके सोना चाहिए। टूथपेस्ट ध्यान रखना क्षार की तरह यहाँ पे काम करती है, जो अम्ल के प्रभाव को कम करने का काम करती है। तो ये था दंत क्षय। अब देखो नेक्स्ट है, हम पढ़ रहे हैं पीएच के महत्व। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बगीचे के मिट्टी की पीएच। हाँ, कि हमारे बगीचे की मिट्टी की पीएच भी ज्ञात करते हैं। खेती करने से पहले जहाँ पर तुम खेती कर रहे हो उस मिट्टी की पीएच ज्ञात करते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट है पीएच हमारे लिए? क्यों? तुम्हारी मिट्टी की जो पीएच है ना, वो ना 7 से कम भी नहीं होनी चाहिए। 7 से कम हो जाएगी तो तुम क्या कहोगे? मिट्टी कैसी है? अम्लीय है। 7 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। 7 से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या कहोगे? क्षारीय है। तो अम्लीय और क्षारीय मिट्टी पर जो फसल होती है वो अच्छी नहीं होती, फसल अच्छी नहीं होती। तो फसल कब अच्छी होगी? जब तुम्हारी मिट्टी की पीएच 7 होगी, अर्थात उदासीन होगी। तो हम क्या करते हैं? मिट्टी की पीएच को पहले चेक करते हैं कि क्या मिट्टी अम्लीय या क्षारीय है क्या। तो कितनी क्या होनी चाहिए? ना अम्लीय होनी चाहिए और ना क्षारीय होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। सपोज करो तुम्हारी मिट्टी अम्लीय हो गई। क्या हो गई? अम्लीय है। तो तुम्हारा तो काम खराब हो गया। अब तुम क्या करोगे? अब अम्ल को खत्म करने के लिए तो मिट्टी में क्या मिलाओगे? क्षार मिलाओगे। तभी तो दोनों के गुण खत्म होकर क्या बन जाएगी? मिट्टी उदासीन बन जाएगी। सपोज करो तुम्हारी मिट्टी क्षारीय है। कैसी है? क्षारीय है। तो तुम क्या करोगे? जान करके क्या मिलाओगे? अम्ल मिलाओगे। क्यों? दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट करके क्या बना देंगे? उदासीन। और उदासीन वाली मिट्टी पर तो अपन आसानी से अच्छी खेती कर सकते हैं। तो बगीचे की मिट्टी को भी याद करने के लिए पीएच का क्या होता है? बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। हाँ, कुछ पशु ऐसे होते हैं जो डंक मार देते हैं तो क्या होता है? रसायन शरीर में चला जाता है। कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जिनके डंक से, जिनके स्पर्श करने से रसायन शरीर में चला जाएगा। तो भाई उस रसायन से कैसे बचा जाए? ये भी पीएच के द्वारा शुद्ध होता है। तो देखो कैसे? भाई चींटी, मधुमक्खी आदि ये तो पशु हो गए। इनके डंक में हमने पढ़ा हुआ है कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। अब एक तुम बात बताओ, जैसे ही इसका डंक लगेगा तो क्या ये मेथेनोइक हमारे शरीर के अंदर नहीं चला जाएगा और हमको पेन होगा? अब ऐसे ही भाई, अब क्या होता है? जलन होती है और क्या होता है? दर्द का अनुभव होता है। अब सिंपल सी बात है, दर्द और जलन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अम्ल है मेथेनोइक अम्ल, ये शरीर के अंदर चला गया है। दर्द कम तब हो जाएगा जब ये अम्ल नष्ट करोगे। तो भाई अम्ल को नष्ट करने के लिए क्या लाओगे? क्षार लाओगे ना। तो जब भी मधुमक्खी चींटी का डंक लगे मतलब अम्ल चला गया है, और बचने के लिए तुमको क्षार का यूज़ करना चाहिए। तो डंक वाले जगह पर तुमको क्या लगाना चाहिए? बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? बेकिंग सोडा। क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है ना, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। और क्षारीय प्रकृति तो हमको चाहिए क्योंकि डंक के कारण मेथेनोइक अम्ल शरीर के अंदर गया है। अम्ल को खत्म करने के लिए क्या लाना पड़ेगा? क्षार तो लाना पड़ेगा। तो बेकिंग सोडा का उपयोग करने पर अम्ल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जो हमको पेन हो रहा है, जलन हो रही है, वो अब हमको नहीं रहेगी। अब ऐसे ही भाई क्या होता है? एक पौधा भी होता है नेटल नाम का। किस नाम का होता है? नेटल नाम का पौधा है। देखो नेटल है ना, ये पौधे को अगर तुम टच कर दोगे ना, तब भी तुम्हारे शरीर पे बहुत जलन होती है, बहुत पेन होता है। क्यों? क्योंकि इसके डंक में भी
इसके स्पर्श करने पर भी कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल ही हमारे शरीर में जाता है। तो हम तब भी क्या करेंगे, बेकिंग सोडा का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्षार है और इसके प्रभाव को कम कर देगा। आगे देखो, प्रकृति उदासीनीकरण का विकल्प देती है। हाँ, कि प्रकृति कहती है कि अगर नेटल का पौधे की वजह से तुमको डंक लग रहा है तो मैं तुमको वहीं पर इलाज के लिए भी साधन दे रही हूँ। मतलब प्रकृति सबको बैलेंस करके चलती है। तो कैसे? देखो, प्रकृति कहती है कि भाई नेटल के पौधे के पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। बिल्कुल बात है भाई, डंक होगा, लग जाएगी हमको। जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है और इन बालों में मेथेनोइक अम्ल होता है जो क्या होता है, शरीर में चला जाएगा, जिससे दर्द और जलन होती है। अब प्रकृति कह रही है कि मैं तुमको बचाने का साधन भी दे रही हूँ कि भाई ऐसी स्थिति में नेटल के पौधे के पास में ही एक अन्य पौधे उगते हैं जिनका नाम क्या है, डॉग पौधे। और ये डॉग पौधे कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आप तुरंत वहीं पे डॉग पौधे जो नीचे बने हुए होते हैं उनका यूज़ कर लेना, वो क्षार की तरह काम करेंगे और अम्ल का प्रभाव कम हो जाएगा और आपको डंक का अनुभव नहीं होगा, जलन का अनुभव नहीं होगा। तो प्रकृति कह रही है कि हम उदासीन करके चलते हैं, मतलब अगर हम कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो सही करने का ऑप्शन भी देते हैं। जैसे नेटल के पौधे के पास ही उसने क्या कर दिया, अम्ल को कम करने के लिए क्षार वाला पौधा दे दिया जिसका नाम क्या है, डॉग। तो ये हमने सारे पढ़ लिए पीएच के महत्व। 6 थे, 7 थे, ये सारे आपको अच्छे से करने हैं याद। अगला सवाल है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। सी बात है, जैसे जैसे H+ आयन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे H+ आयन बढ़ते जाएंगे, और H+ आयन का मतलब क्या है, अम्ल। तो तुम ये कहोगे ना, H+ आयन बढ़ते जा रहे हैं तो अम्लीयता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अम्लीयता बढ़ती जाती है तो उल्टा pH क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तुमको कहना पड़ेगा, अगर किसी विलयन में H+ बढ़ते जा रहे हैं मतलब अम्ल वाले गुण बढ़ते जा रहे हैं, और जितने ज़्यादा अम्ल होते हैं pH उसकी उतनी ही क्या होती है, कम होती है, अर्थात विलयन की pH घटती जाएगी। किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लीय प्रकृति तो बढ़ जाएगी क्योंकि H+ से अम्ल बढ़ते हैं, लेकिन आपको क्या कहना पड़ेगा, जो इसकी pH है वो उल्टा घट जाती है, क्योंकि अम्ल बढ़ेंगे तो pH क्या होती है, घट जाती है। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।